हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2023 के पीजीटी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हमने पीजीटी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर को इंग्लिश में डिस्कस कर लिया था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको पीजीटी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना देर किए चलिए ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि पीजीटी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर दो पार्ट में डिवाइडेड था। फर्स्ट पार्ट में जनरल स्टडीज़ के 40 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जबकि सेकंड पार्ट में इकोनॉमिक्स के 80 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स के 80 क्वेश्चंस का ही डिस्कशन करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 41 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे हमारे पास सूची 1 है और सूची 2 है, जिसको कि हमको सही मैच करना है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्शल का अर्थशास्त्र, रॉबिन्स का सीमितता का अर्थशास्त्र, एडम स्मिथ का वेल्थ ऑफ नेशन, जेके मेहता का आवश्यकता विहीनता और सैमुअल्सन का ग्रोथ इकोनॉमिक्स, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 42, मूल्य में कमी होने के बाद भी अगर मांग में परिवर्तन नहीं होता है तो मांग की लोच होगी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शून्य। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस केस में कैसा होता है तो शून्य होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 43, अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान के रूप में एक दूसरे का पूरक है, किसने कहा है? तो ये कहा था कोशा ने, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 44, कीमत लोच की गणना हेतु सही सूत्र का चुनाव कीजिए। तो कीमत लोच की गणना के लिए जो सही सूत्र होता है वो चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन में क्वांटिटी होता है, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 45, किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने के बजाय उपभोक्ता जो कीमत देने के लिए तत्पर रहता है तथा वास्तव में जो कीमत देता है उसके अंतर की को अधिशेष संतुष्टि की आर्थिक माप कहते हैं। इसको उपभोक्ता की बचत कह सकते हैं। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो ये परिभाषा दी गई थी मार्शल के द्वारा। यह है कंज्यूमर सरप्लस, यानी उपभोक्ता की बचत की परिभाषा। फिर क्वेश्चन नंबर 46, उपभोग न केवल आर्थिक क्रियाओं का प्रारंभ बिंदु है बल्कि अंतिम बिंदु है। इस प्रकार आर्थिक क्रियाओं का सही क्रम है। तो इसका सही क्रम है आवश्यकता, आवश्यकता के बाद होता है आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया के बाद उत्पादन और उत्पादन करके हम उपभोग करते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 47, उपभोक्ता की बचत की धारणा किस नियम पर आधारित है? तो ये सीमांत तुष्टिगुण ह्रास नियम पर आधारित है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 48, उत्पत्ति की अन्य साधनों की इकाइयों को स्थिर रखकर किसी एक साधन की इकाइयों की मात्रा में वृद्धि की जाए तो एक सीमा के पश्चात उस इकाई से प्राप्त होने वाली उपज घटने लगेगी। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो ये परिभाषा दी गई थी ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 49, पूर्ण प्रतियोगिता तब पाई जाती है जब प्रत्येक उत्पादक की उपज के लिए मांग पूर्णतया लोचदार होती है। इसका पहला अर्थ यह है कि विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होगी, जिससे किसी एक विक्रेता की उपज उस वस्तु की कुल उपज का एक बहुत ही थोड़ा भाग होता है, तथा दूसरा यह कि सभी क्रेता प्रतियोगी विक्रेताओं के बीच चुनाव करने की दृष्टि से समान होते हैं, जिससे बाजार पूर्ण हो जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो यह परिभाषा दी गई थी श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। फिर क्वेश्चन नंबर 50, मांग की आड़ी लोच के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इसका प्रतिपादन किया था प्रोफेसर मूर ने। फिर क्वेश्चन नंबर 51, सीधी मांग रेखा होने पर बिंदु लोच ईडी इक्वल्स टू 1 होगा। तो ये होगा ऑप्शन सी, जब बिंदु मांग वक्र के मध्य में हो। फिर क्वेश्चन नंबर 52, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उत्पादन को उपभोग के मुकाबले अधिक महत्व देते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 53, साम्य की स्थिति में एकाधिकार में होता है तो ये क्या होता है? तो P इज ग्रेटर देन MC इक्वल्स टू MR। फिर क्वेश्चन नंबर 54, कीमत विभेद की अवस्था में एकाधिकारी जिस बाजार में मांग की लोच अधिक होगी, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उसमें अपनी कीमत नीचे रखेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 55, विभेदकारी एकाधिकारी के साम्य के लिए आवश्यक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, MR1 इक्वल्स टू MR2 इक्वल्स टू MC। फिर क्वेश्चन नंबर 56, कौन सा कथन सत्य है एकाधिकार में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, AR इज ग्रेटर देन MR। तो हम सबको पता है कि एकाधिकार में AR MR से बड़ा होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही है।
फिर क्वेश्चन नंबर 57, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत सभी फर्म, तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर सभी फर्म क्या होती हैं, तो प्राइस टेकर होती हैं, जबकि इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कीमत स्वीकारक होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 58, एक ही वस्तु को जिसका उत्पादन एक ही उत्पादक द्वारा किया जाता है भिन्न भिन्न क्रेताओं के हाथ विभिन्न कीमतों पर बेचने की क्रिया को कीमत विभेद कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी, तो ये परिभाषा दी थी श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 60, ह्रासमान प्रतिफल नियम लागू होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक सीमा के बाद प्रत्येक आर्थिक क्रिया पर। फिर क्वेश्चन नंबर 60, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 61, पूर्ण प्रतियोगिता उस दशा में पाई जाती है जबकि प्रत्येक उत्पादक उपज की मांग, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पूर्णतः लोचदार होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 62, राष्ट्रीय लाभांश समाज की वस्तुगत आय का वह भाग है जिसमें विदेश से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती है, जिसे मुद्रा में मापा जा सकता है। राष्ट्रीय आय की इस परिभाषा को किसने दिया, तो ये परिभाषा दिया था प्रोफेसर पिगू ने, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 63, राष्ट्रीय आय का प्रतिनिधित्व कौन सा सूत्र करता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 64, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में दीर्घकाल के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए जबकि फर्म केवल सामान्य लाभ प्राप्त कर रही हो, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्राइस इक्वल्स टू ATC, यानी एवरेज टोटल कॉस्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 65, भारत की जनगणना एवं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों के लिए फंडिंग एजेंसी है। फिर क्वेश्चन नंबर 66, यदि क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या अधिक नहीं है, वस्तुएं एक रूप नहीं है और क्रेताओं एवं विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 67, डेटा अधिग्रहण में त्रुटियां उत्पन्न हो सकती हैं जिन्हें कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गैर नमूनाकरण त्रुटि। फिर क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, NNP इक्वल्स टू GNP माइनस घिसावट। तो GNP में से अगर हम लोग डिप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो नेट नेशनल प्रोडक्ट हमारा निकल के आ जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 69, इस वर्गीकरण में समय वर्गीकरण चर बन जाता है और डेटा के समय के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, वो जो कहलाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अस्थायी वर्गीकरण। फिर क्वेश्चन नंबर 70, विभेदात्मक एकाधिकार के अंतर्गत एकाधिकारी उस बाजार में अपनी वस्तु की कीमत कम रखेगा जहां पर वस्तु की मांग की लोच, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अधिक होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 71, कीमत विभेद संभव होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 72, क्या सत्य है, तो ऑप्शन सी, APC प्लस APS इक्वल्स टू 1। तो हमको पता है कि जो APC प्लस APS होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 73, वित्तीय वर्ष 2023 में शुद्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का अंतर्वाह घटकर डैश बिलियन हो गया है, जो वित्तीय वर्ष 2022 में डैश बिलियन था, तो इसका सही जवाब है $28 एवं $38.6। फिर क्वेश्चन नंबर 74, 1950-51 में विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2.3 हजार मेगावाट। फिर क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्तंभ का 10 बराबर भागों में विभाजन दशमलव कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 76, भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट 2023 के जनवरी मार्च क्वार्टर में कम हुआ है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 0.13 बिलियन या 2% GDP का। फिर क्वेश्चन नंबर 76, कीन्स के रोजगार के सिद्धांत के लिए क्या सत्य नहीं है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पूर्ण रोजगार। फिर क्वेश्चन नंबर 78, इस स्पेशल असिस्टेंट स्कीम के अंतर्गत केंद्र ने 16 राज्यों के लिए कुल 56,415 करोड़ पूंजीगत निवेश हेतु स्वीकृत किया है, जिसमें से बिहार को कितना मिला है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 9,640 करोड़। फिर क्वेश्चन नंबर 79, भारत में गरीबी का सामाजिक कारण कौन सा है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 80, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना वर्ष था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1951।
फिर क्वेश्चन नंबर 81, मुद्रा का अर्थ है, तो मुद्रा का जो फुल फॉर्म है वो होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 82, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र प्राय संदर्भित है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, व्यवहारिक अर्थशास्त्र और सैद्धांतिक अर्थशास्त्र के रूप में। फिर क्वेश्चन नंबर 83, भारत में 2021-22 में प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 2011-12 सीरीज लेकर है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1,50,326। फिर क्वेश्चन नंबर 84, कालानुक्रमिक वर्गीकरण में समंकों का वर्गीकरण आधारित है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, काल पर। फिर क्वेश्चन नंबर 85, एक अनुसंधान के लिए मौलिक रूप से संकलित समंक कहलाते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्राथमिक समंक। फिर क्वेश्चन नंबर 86, सुम्पीटर के अनुसार आर्थिक संतुलन में शामिल है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 87, उपभोक्ता संतुलन विश्लेषण में मुख्य रूप से शामिल है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 88, पूर्णतः प्रतियोगी बाजार में हमेशा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, AR बराबर होता है MR के। फिर क्वेश्चन नंबर 89, राष्ट्रीय आय की गणना की आधुनिक प्रणाली के रूप में कौन सी प्रणाली जानी जाती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सामाजिक लेखांकन प्रणाली। फिर क्वेश्चन नंबर 90, सांख्यिकी अनुमानों एवं संभावनाओं का विज्ञान है, यह परिभाषा दी गई, तो ये दी गई थी बॉडिंगटन द्वारा, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 91, भारत की प्रथम विधिवत जनगणना का वर्ष था, तो ये हुआ था 1881 में। फिर क्वेश्चन नंबर 92, संबंधित तथ्यों को वर्गों में क्रमबद्ध करना कहलाता है, तो ये वर्गीकरण करना कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 93, LPG उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण किस औद्योगिक नीति का प्रमुख भाग है, तो ये 1991 की नीति का भाग है। फिर क्वेश्चन नंबर 94, भारतीय जीवन बीमा LIC किस वर्ष में समाविष्ट हुई, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1956। फिर क्वेश्चन नंबर 95, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 96, राष्ट्रीय आय के आंकड़े संकलित किए जाते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय रिजर्व बैंक के मानकों के अनुसार वृहद मुद्रा संबंधित है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, M3 से। फिर क्वेश्चन नंबर 98, सहसंबंध का अभिप्राय है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एक चर में परिवर्तन होने से दूसरे चरों में परिवर्तन होना। फिर क्वेश्चन नंबर 99, सांख्यिकी के जन्मदाता हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्रॉटफायर्ड एकनवॉल। फिर क्वेश्चन नंबर 100, सांख्यिकी अनुसंधान कार्य के निम्नलिखित चरणों में से कौन सा चरण आरोही क्रम में नहीं है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, समंकों का संकलन। फिर क्वेश्चन नंबर 101, भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956-1961 को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको औद्योगिक योजना या महालनोबिस, नेहरू महालनोबिस मॉडल के रूप में भी जाना जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ औद्योगिक योजना दिया है, तो इस वजह से ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 102, सांख्यिकी को उचित रूप से माध्यों का विज्ञान कहा जाता है, यह कथन किसका है, तो ये कहना था बाउली का, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 103, 2020 में बिहार ने निम्नतम प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत की तुलना में रिकॉर्ड की, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 50,745। फिर क्वेश्चन नंबर 104, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD स्थापित किया गया था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1944 में। फिर क्वेश्चन नंबर 105, मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम है, तो इसका दूसरा नाम है आय तथा रोजगार सिद्धांत। फिर क्वेश्चन नंबर 106, बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग 2019-20 में बढ़कर हो गई, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 332। फिर क्वेश्चन नंबर 107, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिलों में न्यूनतम लिंगानुपात है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मुंगेर तथा भागलपुर। फिर क्वेश्चन नंबर 108, जनगणना 2011 के अनुसार पटना की कुल जनसंख्या है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 109, द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रभावी हुआ, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 110,
नरेगा का पूरा नाम है, तो इसका पूरा नाम है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 111, ट्राइसेम ग्रामीण युवा के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना एक कार्यक्रम है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ग्रामीण विकास का। फिर क्वेश्चन नंबर 112, मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का प्रवर्तन किया गया, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2014 में। फिर क्वेश्चन नंबर 113, बाईं से दाईं और नीचे की दिशा में उदासीनता वक्रों की प्रवृत्ति है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उन्नोत्तर। फिर क्वेश्चन नंबर 114, जब निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं तो ऐसे वर्ग कहलाते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए समावेशी। फिर क्वेश्चन नंबर 115, पूर्णतः बेलोचेदार मांग किसके बराबर होती है, तो ये 0 के बराबर होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 116, पूर्णतः लोचदार मांग है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी असीमित या इनफिनाइट। फिर क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से किसके द्वारा माध्यिका का निर्धारण किया जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ओजाइव कर्व या वक्र। फिर क्वेश्चन नंबर 118, एकाधिकार बाजार में हमेशा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए AR बड़ा होता है MR से। अभी सेम यही क्वेश्चन आगे भी पूछा हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 119, विनियोग की मात्रा में वृद्धि होने के साथ साथ पूंजी की सीमांत क्षमता MEC, तो ये घटती जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 120, वर्ग चित्र कहलाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी द्विविमा चित्र। तो हमने PGT इकोनॉमिक्स के 120 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है, और अगर आप आगे इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो उसके लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।